जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां चारों तरफ सिर्फ पीली दीवारें हों, पुराना कारपेट हो और ऊपर लगी फ्लोरोसेंट लाइट लगातार भनभना रही हो। सबसे डरावनी बात यह है कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। मूवी की शुरुआत 90 के दशक की एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग से होती है। इसमें एक वैज्ञानिक नरेन वॉर्न एक रहस्यमयी जगह में घूमता दिखाई देता है। चारों तरफ खाली कमरे, बिखरा हुआ फर्नीचर और अंतहीन गलियारे हैं। नैरेन एक कमरे में पहुंचता है जहां ढेर सारे कैमरे और वीडियो उपकरण रखे हैं। वह रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। तभी अचानक कहीं से एक सीगल उड़ता हुआ अंदर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि नरेन कुछ समझ पाता, उसे दूर से किसी भारी चीज के चलने और गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक विशाल और खतरनाक जीव उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। नरेन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। कुछ ही सेकंड बाद वह रहस्यमयी जीव उस पर हमला कर देता है और वीडियो अचानक बंद हो जाती है। दरअसल ये रिकॉर्डिंग कुछ वैज्ञानिक देख रहे होते हैं। इसके बाद कहानी एक फर्नीचर स्टोर के मालिक क्लार्क पर आती है। क्लार्क का बिजनेस काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। ऊपर से उसकी निजी जिंदगी भी बिखर चुकी है। वह अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है और शराब की समस्या से भी जूझ रहा है। वह अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैरी क्लाइन के पास जाता है। मैरी खुद भी अपने बचपन की दर्दनाक यादों से परेशान रहती है। उसकी मां को मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसका पुराना घर भी उसके लिए एक बेहद गहरी याद बन चुका है। एक दिन क्लार्क अपनी असिस्टेंट मैनेजर कैट और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ स्टोर का प्रोमोटोरियल वीडियो बनाने की कोशिश करता है। लेकिन शूटिंग के दौरान क्लार्क जिस कुर्सी पर बैठता है वही टूट जाती है। बाद में स्टोर में बिजली की समस्या आने पर क्लार्क एक इलेक्ट्रिशियन के साथ बेसमेंट में जाता है। वहां उन्हें इलेक्ट्रिक पैनल मिलता है, लेकिन कुछ स्विचेस ऐसे होते हैं जो बाकी स्टोर की वायरिंग से जुड़े ही नहीं लगते। यहीं से क्लार्क को शक होने लगता है कि बेसमेंट में कुछ गड़बड़ है। उस रात क्लार्क स्टोर में ही रुक जाता है। तभी टीवी पर अचानक एक अजीब वीडियो चलने लगता है, वही बैकरूम्स वाली रिकॉर्डिंग। कुछ ही देर बाद टीवी बंद हो जाता है। क्लार्क दोबारा बेसमेंट में जाता है और उसे दीवार के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई देती है। वह दीवार को छूता है और अचानक उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। क्लार्क हैरान रह जाता है। वह हिम्मत करके दीवार के अंदर चला जाता है और अगले ही पल खुद को उसी रहस्यमयी बैकरूम्स में पाता है। चारों तरफ एक जैसी पीली दीवारें और अंतहीन रास्ते देखकर क्लार्क पूरी तरह घबरा जाता है। वह आगे बढ़ता हुआ एक कमरे में पहुंचता है जहां एक आदमी का कार्डबोर्ड कटआउट रखा होता है और अलग अलग भाषाओं में कई आवाजें सुनाई देती हैं। वहां क्लार्क को जमीन में अजीब चीजें ढंसी हुई भी दिखाई देती हैं और तभी उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिससे पता चलता है कि वह जगह पहले भी किसी इंसान को निगल चुकी है। उसे नैरेन का आईडी बैज मिलता है, लेकिन नैरेन कहीं दिखाई नहीं देता। तभी क्लार्क को वही भयानक जीव दिखाई देता है। क्लार्क जान बचाकर भागता है और किसी तरह वापस उसी रास्ते से स्टोर के बेसमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन क्लार्क की इस रहस्यमयी यात्रा पर किसी और की भी नजर होती है। एसिंक रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट फिल क्लार्क की बैकरूम्स वाली रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। उधर क्लार्क अपनी थेरेपिस्ट मेरी को पूरी बात बताता है, लेकिन मेरी को लगता है कि क्लार्क शराब छोड़ने की वजह से हेलुसिनेशन का शिकार हो रहा है। क्लार्क उसे यकीन दिलाता है कि वह सबूत लेकर वापस आएगा। इसके बाद वह कैट और बॉबी को अपने साथ लेकर बैकरूम्स की दोबारा जांच करने का फैसला करता है। क्लार्क प्रवेश वाले रास्ते के आसपास टेप लगाता है और दोनों को अंदर की दुनिया दिखाता है। कैट और बॉबी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी क्लार्क के साथ अंदर चले जाते हैं। बॉबी को एक रस्सी से बांधकर नीचे उतारा जाता है। वहां उसे जमीन पर बहुत सारे पुराने कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें एक कपड़ा ऐसा होता है जिसे वह पहचानता है। वह उसी की अपनी टी शर्ट होती है जो उसने कुछ समय पहले पहनी थी। कुछ कपड़ों पर खून के निशान भी दिखाई देते हैं। तभी बॉबी को वहीं गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर वह ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह जीव बॉबी को पकड़कर वापस अंधेरे में खींच लेता है। क्लार्क और कैट कुछ नहीं कर पाते। बॉबी की आवाज बंद हो जाती है। कैट उसे बचाने के लिए आगे जाती है, लेकिन वह क्लार्क से अलग हो जाती है। क्लार्क खुद को बचाने के लिए एक कमरे में छिप जाता है। वहां उसे एक जलता हुआ क्रिसमस ट्री दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास दो अजीब इंसानी आकृतियां खड़ी होती हैं। ये असल इंसान नहीं, बल्कि बैकरूम्स द्वारा बनाई गई स्टिल लाइफ होती है। क्लार्क किसी तरह वहां से निकलता है। दूसरी तरफ कैट भी क्लार्क को ढूंढ रही होती है, लेकिन इस जगह की दीवारें ऐसी होती हैं कि वे एक दूसरे को देख तो सकते हैं, मगर एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। और तभी वही रहस्यमयी जीव क्लार्क का कैमरा उठा लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर मेरी को क्लार्क का एक संदेश मिलता है। उसमें क्लार्क कहता है कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरी को अब यकीन हो जाता है कि क्लार्क के साथ कुछ बहुत गंभीर हुआ है। क्लार्क का संदेश सुनने के बाद मेरी सीधे उसके फर्नीचर स्टोर पहुंचती है। वह क्लार्क को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहां उसे वही रहस्यमयी रास्ता दिखाई देता है। मेरी उस रास्ते से बैकरूम्स में चली जाती है,
अब वह अकेली है। चारों तरफ वही पीली दीवारें, खाली गलियारे और डरावनी खामोशी। कुछ देर बाद मेरी एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां दीवारों पर अजीब और डरावने ड्राइंग्स बने होते हैं। तभी अचानक क्लार्क उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब क्लार्क पहले जैसा नहीं रहा। वह मेरी को पकड़कर बेहोश कर देता है। जब मेरी को होश आता है तो वह एक अजीब कमरे में होती है। कमरा बिल्कुल किसी सामान्य डाइनिंग रूम जैसा बनाया गया है। टेबल, कुर्सियां और आसपास बैठे इंसानों जैसी आकृतियां। लेकिन ये असली लोग नहीं हैं। ये वही स्टिल लाइफ हैं, बैक रूम्स द्वारा बनाई गई इंसानों की अधूरी और विकृत प्रतियां। क्लार्क मैरी को बताता है कि बैक रूम्स में मौजूद चीजें दरअसल इंसानों की यादों से बनी हुई हैं। यानी यह जगह लोगों की मेमोरीज को कॉपी करके उनकी नकली दुनिया बना सकती है। तभी क्लार्क एक फ्रिज खोलता है। अंदर कैट का सिर दिखाई देता है। मेरी बुरी तरह डर जाती है। क्लार्क अब पूरी तरह अपनी मानसिक दुनिया में खो चुका है। वह मेरी को अपनी थेरेपिस्ट की भूमिका में रखकर अपनी शादी से जुड़ी पुरानी समस्याओं का रोल प्ले करवाना चाहता है। लेकिन मैरी उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वह क्लार्क को उसकी सच्चाई बताती है और कहती है कि उसकी पत्नी ने उसे उसकी खुद की शिकायतों और व्यवहार की वजह से छोड़ा था। धीरे धीरे मेरी क्लार्क को समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसे यहां से जाने देना चाहिए। क्लार्क आखिरकार उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी आसपास मौजूद स्टिल लाइफ अचानक इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा और डरावना जीव उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यह वही रहस्यमयी क्रीचर है, लेकिन इस बार वह एक अलग रूप लेता है। वह क्लार्क के एडवर्टाइजिंग कैरेक्टर कैप्टन क्लार्क जैसा दिखाई देने लगता है। क्लार्क उसे दुश्मन नहीं समझता, बल्कि वह उससे ऐसे बात करने लगता है जैसे वह उसका कोई पुराना दोस्त हो। लेकिन क्रीचर क्लार्क की बात नहीं सुनता। वह अचानक क्लार्क पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। मैरी तुरंत वहां से भागती है। वह बैक रूम्स के अलग अलग हिस्सों से गुजरती है, लेकिन अब उसे हर जगह अपने पुराने बचपन की दुनिया दिखाई देने लगती है। गलियारे उसके पुराने नेबरहुड जैसे बन जाते हैं। कमरे उसके बचपन की यादों की नकल करने लगते हैं। दरअसल बैक रूम्स अब मैरी की मेमोरीज को भी कॉपी करना शुरू कर चुका होता है। मैरी किसी तरह एक संकरे रास्ते से निकलती है और फिर एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जो उसके पुराने फर्नीचर स्टोर जैसा दिखाई देता है। लेकिन क्रीचर अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। मैरी उसका सामना करने की कोशिश करती है। वह क्रीचर के लकड़ी जैसे पैर को तोड़ देती है और फिर उस पर पत्थर से हमला करती है। ये पत्थर भी मैरी के लिए खास होता है। दरअसल ये उसके बचपन के घर के ड्राइववे का एक हिस्सा होता है, जिस पर कभी मैरी ने अपने हाथों की छाप छोड़ी थी। मैरी किसी तरह अलार्म एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद वहां गैस फैलने लगती है। वह बिना रुके भागती है और आखिरकार उसी जगह पहुंच जाती है जहां से वह बैकरूम्स में आई थी। कुछ ही देर बाद एसिंग के वैज्ञानिक उसे ढूंढ लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। मैरी को एसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात साइंटिस्ट फिल से होती है। फिल उससे बैकरूम्स में देखी गई चीजों के बारे में पूछता है, लेकिन मैरी के लिए उन घटनाओं को शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। तब फिल उसे बताता है कि एसिंग पहले एमआरआई मशीन्स बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन बैकरूम्स की खोज के बाद उन्होंने अपना पूरा रिसर्च इसी रहस्यमयी जगह पर केंद्रित कर दिया। उनका मकसद है इस विशाल जगह को समझना और उसका नक्शा तैयार करना। फिल बोलता रहता है, लेकिन मैरी की आवाज और आसपास की बातें धीरे धीरे उसके लिए महत्व खो देती हैं। मैरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है और फिर फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। हम वापस बैकरूम्स के अंदर जाते हैं। वहां अब सिर्फ क्लार्क की यादें नहीं हैं, बल्कि मैरी की मेमोरीज भी एक एक करके रिक्रिएट हो रही हैं। उसके पुराने घर, उसके पुराने नेबरहुड और उसकी जिंदगी से जुड़ी चीजें वहां बनाई जा रही हैं। और सबसे डरावनी बात, एक कमरे में खुद मैरी का एक स्टिल लाइफ बैठा हुआ दिखाई देता है। यानी मैरी बैकरूम से बाहर निकल तो आई है, लेकिन शायद बैकरूम्स अब उसके अंदर की यादों को अपने अंदर कैद कर चुका है। और फिल्म यहीं खत्म होती है, इस सवाल के साथ कि आखिर बैकरूम्स सिर्फ एक दूसरी दुनिया है, या फिर यह इंसानों की यादों को अपने अंदर कॉपी करके उनकी एक नई डरावनी दुनिया बना रहा है। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, कमेंट और ऐसे शानदार कहानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।